हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी। देखिए, इस वीडियो में आज हम वेस्टर्न आर्ट के जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनको देखेंगे। अगर फ्रेंड आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपने फ्रेंड वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज़ अभी तक नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। वेस्टर्न आर्ट की आपको एक से अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ भी वन लाइनर सारे क्वेश्चन हैं और मैंने सारे ही बात करा दिए हैं। प्रभाववाद, घनवाद, दादावाद, उत्तर प्रभाववाद, ये सारे ही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चन आपके लिए टीजीटी, पीजीटी, आर्ट के भी जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो ये फ्रेंड वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा बट सारे ही क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछा गया है कि कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करता था, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा बारहवीं ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं देखिए क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से जो वन लाइनर सीरीज चलाई थी उसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट हमारा है कि चित्रकार ने भवनों आदि के प्राकृतिक दृश्य को एक भाग के रूप में बहुत दूर पृष्ठभूमि में अंकित किया है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर। सॉरी फ्रेंड्स, मुझे बीच में वीडियो पॉज करनी पड़ी थी, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, पिसारो हो जाएगा। इन्होंने जो भवनों आदि के प्राकृतिक दृश्य बनाए थे इन्होंने बहुत दूर पृष्ठभूमि में अंकित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बारहवीं स्कूल तथा दोमियों ने किन लोगों को चित्रण का विषय बनाया है, तो ग्रामीण, निर्धन और सर्वहारा, इन्होंने इन तीनों को ही अपना चित्रण का विषय बनाया है। बारहवीं का भी मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से आपको समझाया भी। तो अगर फ्रेंड आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि बारहवीं चित्रकारों का आधुनिक चित्रकला पर सबसे अधिक प्रभाव किस पक्ष पर पड़ा है। तो देखिए, आपने इसका आंसर प्रभाववाद भी देखा होगा और यथार्थवाद भी देखा होगा, लेकिन इसका जो आंसर है इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग यथार्थवाद सही होगा। आपके अकॉर्डिंग क्या होगा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा और यही आंसर इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यथार्थवाद की मुख्य विचारधारा का आधार क्या है, तो क्या हो जाएगा, सामाजिक भेदभाव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि कौन सा चित्रकार केवल श्रमिकों का चित्रण ही कला के लिए सर्वश्रेष्ठ विषय समझता था, तो क्या हो जाएगा, गुस्ताव कुर्बे। और गुस्ताव कुर्बे हमारे कहाँ के हैं, ये यथार्थवाद के कलाकार हैं। नेक्स्ट हमारा है कि बारहवीं चित्रकारों के पश्चात ग्रामीण दृश्यों तथा श्रमिकों का चित्रण किस आंदोलन का विषय बना। तो जैसे कि आपको पता है कि बारहवीं जो ग्रुप है वो किससे प्रभावित रहा है, तो यथार्थवाद से रहा है और इसका जो आंदोलन का विषय वस्तु बना वो भी हमारा यथार्थवाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यथार्थवाद का मुख्य चित्रकार कौन था, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये भी कुर्बे हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि आधुनिक कलाकार ने अंतर्राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनियों के मुकाबले में अपनी स्वतंत्र एकल प्रदर्शनी आयोजित करने की परंपरा आरंभ की, तो कौन हो जाएंगे, ये भी हमारे गुस्ताव कुर्बे हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है कि पत्थर तोड़ने वाले यानी कि स्टोन ब्रेकर्स, आपको कहीं कहीं स्टोन ब्रेकर्स भी मिलेगा, तो ये किसका हमारा, ये हमारा गुस्ताव कुर्बे का है। किसका है, ये गुस्ताव कुर्बे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरी श्रेणी का रेल का डिब्बा, तो ये किसका है, ये हमारा दोमियों का है। और दोमियों यथार्थवाद के कलाकार ही हैं ये कुर्बे और दोमियों, ये फेमस आर्टिस्ट हैं। यथार्थवाद के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि यथार्थवाद के कलाकार कौन से हैं, आपको ऑप्शन दे दिए जाए उसमें से कुछ प्रभाववाद के भी एक या दो दे दिए जाएं, तो आपको याद रखना है कि यथार्थवाद के कलाकार कौन से हैं, हमारे गुस्ताव कुर्बे और दोमियों। नेक्स्ट हमारा है कि रात्रि की परछाइयों का नाटक किसके चित्रों में अंकित मिलता है, तो किसके चित्रों में अंकित मिलता है, इसका आंसर हमारा दोमियों हो जाएगा। फ्रेंड, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बाय मिस्टेक कभी मैं ही आपको गलत टिक कर दूं तो आप ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कौन सा यथार्थवादी चित्रकार के साथ साथ सुप्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार भी था, तो कौन हो जाएंगे, ये हमारे दोमियों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दो वकील किसकी कृति है, तो ये हमारी दोमियों की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था आपसे कि घनवाद का सूत्रपात किसने किया। देखिए, जिस तरीके से घनवाद के कलाकार हैं वो कौन से हो जाएंगे, हमारे पिकासो और ब्रॉक हो जाएंगे। क्वेश्चन अलग अलग हैं लेकिन हम समझ लेते हैं, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मैंने पूछा था कि घनवाद का सूत्रपात किसने किया। किसी ने पॉल गॉगिन बताया, किसी ने विंसेंट वान गो बताया, किसी ने पिकासो बताया, किसी ने ब्रॉक बताया। आप सभी के इस बार
आंसर गलत थे, आपने किसी ने भी इसका आंसर सही नहीं दिया। तो जो घनबात का सूत्रपात था वो पॉल सेजान ने किया था, ठीक है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि सूत्रपात के लिए सेजान को क्यों दे दिया गया है। जिस तरीके से बरोक कला के जो कलाकार हैं, यानी कि जो बरोक कला के पिता कहे जाते हैं, वो हमारे माइकल एंजेलो को कहा जाता है, ठीक है। तो जो घनबात का घोषणा पत्र था तो वो हमारे किसने दिया था, अपोलिनियर ने दिया था, ठीक है। घनबात का सूत्रपात किसने किया था, पॉल सेजान ने किया था। जिस तरीके से अति यथार्थवाद का जो घोषणा पत्र था वो किसने दिया था, तो ब्रोतो ने दिया था। तो इस तरीके से ही घनबात का जो सूत्रपात था वो सेजान ने किया था। इसलिए मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट ना हो। पिकासो और ब्रॉक को छोड़ दीजिए, क्योंकि पिकासो और जो ब्रॉक है ये हमारे सिर्फ कलाकार हैं यहाँ के, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि सूत्रपात किसने किया, ठीक है। और देखिए आप याद रखिएगा घनबात का सूत्रपात, जिस इस टाइम मुझे जो भी याद है मैं आपको वो बताती हूँ, आप नोट डाउन करते चलिए। देखिए घनबात का जो सूत्रपात किया था वो हमारे पॉल सेजान ने किया था, जबकि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि आदिमवाद या फापवाद का सूत्रपात किसने किया, या आदिम व फापवाद के सूत्रपात के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपको याद रखना है आदिम व फापवाद के सूत्रपात के लिए ये सूत्रपात किसने किया, तो पॉल गॉगिन ने किया। जबकि अभिव्यंजनावाद का जो सूत्रपात था वो वान गो ने किया था, ठीक है। फिर से मैं आपको बताती हूँ, देखिए अभिव्यंजनावाद का जो सूत्रपात था वो वान गो ने किया था। आदिमवाद या फापवाद का पूछा जाए तो आपको पॉल गॉगिन याद रखना है। घनवाद का पूछा जाए तो आपको पॉल सेजान याद रखना है। तीनों ही अलग अलग हैं, हर क्वेश्चन का मीनिंग अलग होता है, तो आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। और किसी भी क्वेश्चन अब लगता है आपको कि ये थोड़ा सा टफ है या फिर ये आपको मतलब आप याद नहीं कर पाते, वो क्वेश्चन थोड़ा नया है, तो आप अलग से उसको नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन देखते हैं कि द पेंटर्स स्टूडियो किसका है, तो ये हमारे गुस्ताव कुर्वे का हो जाएगा, ठीक है। तो आपको रेड स्टूडियो याद रखना है, वो हमारा किसका, वो हमारा मातिस का है। और जो स्टूडियो है ओनली वो हमारा पिकासो का। आप में से बहुत से लोग ये द पेंटर स्टूडियो यानी कि इस क्वेश्चन को लेके बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ होते होंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्न में से कौन भूदृश्य चित्रकार है, तो भूदृश्य चित्रकार कौन हो जाएंगे, वो हमारे कोरोट। कहीं कहीं आपको कोरोट की जगह कोरो भी मिलेगा और कामियो कोरो भी मिलेगा, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों का वर्जन पढ़िएगा, ठीक है। तो हमारे भूदृश्य चित्रकार कौन हो जाएंगे, वो हमारे कोरो हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है कि प्रोग रैफेलवाद थे, तो प्रोग रैफेलवाद आखिर क्या था, तो ये एक कला आंदोलन था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है कि प्रोग रैफेलवादी बंधु संघ की स्थापना किसने की थी, तो ये हमारी किसने की थी, ये हमारी हंट ने की थी, ठीक है। ये हमारी हंट ने की थी, आपको याद रखना है। और क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि प्रोग रैफेलवादी आंदोलन के कलाकार कौन है, तो आपको ये याद रखना है कि रोजेटी, मिलेस और हंट ये प्रोग रैफेलवादी कलाकार से संबंधित हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रोग रैफेलवादी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको इंग्लैंड याद रखना है। अगर जन्म पूछा जाए कहाँ हुआ था तो इंग्लैंड याद रखना है। कब हुआ था, तो 1848, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोरेंजे तथा ईसाबेला नामक चित्र किसने अंकित किया, या लोरेंजे तथा ईसाबेला नामक चित्र किसका है, तो ये हमारे मिलेस का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रोजेटी ने हंट के स्टूडियो में अपना पहला चित्र किस शीर्षक से बनाया, तो ये हो जाएगा कुम्हारी का लड़कपन। अगर क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि कुम्हारी का लड़कपन किसका चित्र है, तो आपको रोजेटी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कामिल कोरो लिखा है या कामियो कोरो होगा। कामियो कोरो की प्रसिद्ध पेंटिंग वुमेन विद अ पर्ल कहाँ सुरक्षित है। देखिए इस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बनते हैं हमारे। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि वुमेन विद अ पर्ल चित्र है किसका, तो ये हमारे कामियो कोरो का है, ठीक है। कामियो कोरो का है। ये सुरक्षित कहाँ है, तो आपको ये याद रखना है ये म्यूज डी लूव्र पेरिस में सुरक्षित है, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ते हैं। ये वुमेन विद अ पर्ल किसका चित्र है, तो ये हमारे कामियो कोरो का है। ये सुरक्षित कहाँ है, म्यूज डी लूव्र पेरिस में सुरक्षित है। अगर ये पूछ लिया जाए कि वुमेन विद अ पर्ल किस सन में बनाया गया था, किस सन के बीच, तो आपको 1800 यानी कि 1868 से लेके 1770 याद रखना है, ठीक है। तो 1868 से लेके 70 आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द ग्लीनर्स म्यूज द ओर्साई पेरिस में सुरक्षित चित्र किसका है, यानी कि क्वेश्चन पूछा है, इसमें क्या पूछा है कि द ग्लीनर्स चित्र है किसका, तो आपको याद रखना है द ग्लीनर्स जो चित्र है ये हमारे मिले का चित्र है।
तो अब ये क्वेश्चन में पूछा जाए कि द ग्लीनर्स जो कि मेले का चित्र है ये किस सन में बनाया गया था या किस सन में इसका चित्रण प्रारंभ हुआ था, तो आपको 1857 याद रखना है। और ये पूछा जाए कि ये सुरक्षित कहाँ है, तो म्यूसी दी ओरसाय पेरिस में सुरक्षित है। ठीक है, देखिए आपने कहीं देखा होगा कि भले ही वीडियो में 22 या 23 क्वेश्चन हो, लेकिन मैं उससे ज़्यादा आपको बताने की कोशिश करती हूँ और मैं एक वीडियो में आपको एक क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन बता देती हूँ, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पर लेकर आएँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और फ्रेंड आप मुझे ये बताइएगा कि अब मैं आपको डेली एक वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी, लेकिन आप मुझे टाइमिंग बताइएगा कि सबसे बेस्ट टाइमिंग आप लोगों की कब रहेगी, कि आप लोग किस टाइम फ्री रहते हैं। मैं उस टाइम में अपलोड करने की कोशिश करूँगी ताकि आप सभी लोग उसको अच्छे से देख सकें, पढ़ सकें। क्योंकि देखिए मैं भी मेहनत करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ इसको सभी लोग अच्छे से देखें। मुझे भी खुशी मिलती है जब ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, ज़्यादा लाइक आते हैं और ज़्यादा कमेंट्स आते हैं। फिर मुझे और वीडियो बनाने के लिए लगता है मुझे कि बच्चों को पसंद आ रही है, बच्चों के लिए हेल्पफुल है, तो मेरा मन करता है कि एक दिन में मैं 2 वीडियो आप लोगों को दूँ। ठीक है, तो आप मुझे करेक्ट टाइम बताइएगा किस टाइम में हम इसको अपलोड करें। और आज का आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क भी लेते जाइएगा कि इसमें आपको मुझे बताना है कि जो लास्ट फॉर लाइफ है वो वान की जीवन के ऊपर एक फिल्म है यानी कि मूवी है। तो जो इसके उपन्यासकार थे वो तो हमारे इरविंग स्टोन हैं। ठीक है, लस्ट फॉर लाइफ के जो उपन्यासकार हैं वो हमारे इरविंग स्टोन हैं। और लस्ट फॉर लाइफ जो है ये किसकी जीवन के आधार पर है, तो ये विंसेंट वान गो। लेकिन आपको मुझे आंसर क्या देना है कि लस्ट फॉर लाइफ के निर्देशक कौन है। क्या लस्ट फॉर लाइफ जो कि विंसेंट वान गो के जीवन पर आधारित है, इसके उपन्यासकार जो हैं वो हमारे इरविंग स्टोन हैं। लेकिन मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि लस्ट फॉर लाइफ के निर्देशक कौन है। सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए अगर क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताइएगा कि मैम मुझे नहीं पता, आप मुझे बताइएगा। क्यों, देखिए कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ मैं भूल जाती हूँ। क्यों, क्योंकि ना मैं बुक वगैरह में से नहीं लेती हूँ, मुझे याद आता है कोई क्वेश्चन तो मैं आपसे पूछ लेती हूँ। इसलिए अगर मैं आपको इन्हीं क्वेश्चन में इसमें दूँ तो मुझे याद रहे। ठीक है, तो इसमें से आप में से कुछ लोग पूछते भी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उनको एक क्वेश्चन के अलावा और भी क्वेश्चन जानने की इच्छा रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी याद रखना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, सभी को वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।